हमने इस वर्ष आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया। स्वतंत्रता को पूर्ण रूप से फलीभूत तभी माना जा सकता है जब महिला आधी आबादी के रूप में विभिन्न माध्यमों से अपनी बात समाज तक पहुंचा सके। अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्तिपरक और सामाजिक हित में समाज तक पहुंचाने के लिए लेखन सदियों पूर्व से एक सशक्त माध्यम रहा है और महिलाओं ने लेखन को अपने विचारों के प्रकटीकरण का माध्यम बनाया है। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि भारतीय साहित्य में महिलाओं ने अपनी भूमिका का यथोचित निर्वाह प्राचीन काल से ही किया है। जब साहित्य लेखन, मुद्रण या विभिन्न यांत्रिक गतिविधियों द्वारा दृश्य श्रव्य नहीं अपितु यह श्रुतियों का विषय था। भारतीय समाज में वैदुष्य से परिपूर्ण महिलाओं ने अपने विचारों को शास्त्रार्थ के माध्यम से समाज तक पहुंचाया। मैं बात कर रही हूँ वैदिक काल से ही अपनी विद्वता का लोहा मनवाने वाली भारतीय महिलाओं की, जिनमें अपाला, गार्गी, लोपामुद्रा और लोमशा इत्यादि विदुषियों ने वेदकालीन साहित्य में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया और उनके द्वारा प्रदत्त विचार किसी भी प्रकार से पुरुषों की तुलना में निम्न स्तर के नहीं माने जा सकते। कुल मिलाकर भारतीय महिलाएं साहित्य को प्राचीन काल से ही अपनी मेधा से परिपुष्ट करती रही हैं। वेदकालीन साहित्य के उपरांत भी भारतीय साहित्य के अनेक कालखंडों में महिलाओं का योगदान पूर्ण रूप से साहित्य को पल्लवित और पुष्पित करता रहा है। यह बात तो वेद काल की है, किंतु उसके बाद साहित्य में महिलाओं का योगदान न रहा हो यह माना नहीं जा सकता, अपितु यह कहा जा सकता है कि इतिहास में संभवतः उन्हें किन्हीं कारणों से उस प्रकार का स्थान नहीं मिला हो, यह एक अलग बात है। बात समग्र भारतीय साहित्य से हटकर यदि केवल हिंदी साहित्य की जाए तो हमको इसके स्वर्ण काल अर्थात भक्ति काल की ओर अपनी दृष्टि घुमानी होगी, जिसमें मीराबाई ने इस प्रकार के भक्ति पदों को रच डाला कि वह सदियों तक प्रेरक के रूप में रहेंगे। उनके पदों में जो गूढ़ जीवन दर्शन प्राप्त होता है वह भारतीय संस्कृति का दर्पण मात्र नहीं अपितु समग्र मानव समाज के लिए मार्गदर्शक है। लेकिन यहाँ यह कहने में मुझे संकोच नहीं है कि अनेक बार महिला साहित्यकारों के साथ यह पक्षपात भी हुआ कि उनके द्वारा किए गए साहित्यिक योगदान को इतिहास में उस प्रकार से उल्लिखित नहीं किया गया जैसे किया जाना चाहिए था। मीरा के लिखे पदों पर मिट्टी डालना संभव नहीं था, क्योंकि उनके पद राजस्थान की सीमाएं लांघकर अनेक राज्यों में घर घर गाए जाने लगे थे और यही लल्लेश्वरी की रचनाओं के साथ भी था। वे कश्मीर से थी और घर घर में उनकी कविताएं गाई जाती थी, जिन कविताओं का उल्लेख देखने को नहीं मिलता। हिंदी साहित्य के स्वर्णकाल भक्ति काल में कई कवित्रियों का उल्लेख थोड़ा बहुत मिलता है, जैसे गंगा, गौरी, सीता, सुमति, शोभा, प्रभुता, उमा, कुंवरी, उबीठा, गोपाली, गणेश देवरानी, कला, लखा, कृतगढ़ी, भानुमति, सुचि, सतभामा, जमुना, कोली, रामा, मृगा, देवा, देवभक्तन, विश्रामा, कमला, देवकी, हीरा, झाली और हरिचेरी इत्यादि जैसे नाम इनमें सुनने को मिलते हैं। इन कवित्रियों ने कविताएं लिखी थी, परंतु उनकी कविताएं कहाँ खो गई यह कोई नहीं जानता। भक्तिकाल की समस्त कवित्रियां स्त्री काया जनित वेदना और विद्रोह को अभिव्यक्त करती हैं। चाहे मीरा हो या लल्लेश्वरी, भक्ति में भी कोई दमनकारी व्यवस्था के प्रति आक्रोश के रूप में अभिव्यक्त इनकी रचनाओं में तीव्र स्वरों को सहज ही पहचाना जा सकता है। परंतु दुख की बात यह है कि इनमें से कुछ कवित्रियों की जानकारी तो है, लेकिन कुछ कवित्रियां मठवाद तक ही सीमित रह गई। उनके बारे में या उनकी लिखी कविताओं के बारे में कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। कबीर के काल में लोई भी कविताएं लिखा करती थी,
परंतु कहाँ है लोई की रचनाएं किसी को नहीं पता। कबीर को संकलित करने वाले यदि चाहते तो लोई की रचनाओं को भी संकलित कर सकते थे। तुलसीदास के साथ साथ रत्नावली भी रचनाकार थीं, परंतु हिंदी साहित्य के अभी तक के इतिहास में उनके अस्तित्व का उल्लेख नहीं किया गया है। रीतिकाल की विशेष बात यह है कि पुरुष कभी स्त्री रूप में आराधना करते नजर आते हैं तो कभी पुरुष हो जाते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि किसी कवि के विवरण के साथ उनसे संबंधित स्त्री का उल्लेख कर दिया जाता था। इस परिप्रेक्ष्य में घनानंद और सुजान का उदाहरण लिया जा सकता है। जिस रचना में घनानंद का नाम है वह तो उनकी है ही, जिसमें सुजान का नाम है वह रचना भी घनानंद के ही नाम से मिलती है। पद से लिंग का निर्धारण नहीं होता। ऐसा माना जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण है, लेकिन मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि यह मात्र दर्पण नहीं अपितु मार्गदर्शक भी है। इसलिए प्राचीन महिला साहित्यकारों को खोजना और उनके बारे में जानना आवश्यक है। तभी हम कह सकेंगे कि उनके साथ यथोचित न्याय हो सका। नारी जीवन संघर्ष से परिपूर्ण है। महिला साहित्यकार जो भी रचती हैं उसके लिए उन्हें अथाह परिश्रम करना होता है, और क्योंकि अभी भी माँ, बहन और पत्नी इत्यादि के रूप में उसका प्राथमिक दायित्व माना जाता है, शेष सब उसके बाद की बात मानी जाती है। समय की चुनौतियां और उनके जीवन में सृजन के बीच अनवरत रस्साकस्सी निरंतर चलती रहती है। इसीलिए महिला साहित्यकारों की राह सरल नहीं है। उनकी राह में बहुत से दायित्व, विचारधाराएं और दुविधाएं हैं। फिर भी आधुनिक युग में इन सब स्थितियों को परास्त करते हुए महिला साहित्यकारों ने अपने नए उद्देश्य और प्रतिमान गढ़ लिए हैं। भारतवर्ष के स्वतंत्रता संग्राम के समय जो स्वर साहित्य के लिए उभरा उसमें तत्कालीन परिस्थितियां और देश प्रेम की अभिव्यक्ति परिलक्षित है। साथ ही गूढ़ दर्शन और श्रृंगार सहित अनेक रसों से सराबोर साहित्य महिलाओं ने रचा, जो कि केवल नारी मन की पीड़ा कहकर उपेक्षित नहीं किया जा सकता, अपितु अनेक स्थानों पर यह साहित्य पुरुष साहित्यकारों से भी अधिक लोकप्रिय एवं स्तरीय माना जा सकता है। महादेवी वर्मा, सरोजिनी नायडू, सुभद्रा कुमारी चौहान और उषा देवी मिश्रा आदि कई लेखिकाओं ने स्वयं को उन्हीं स्वरों में अभिव्यक्ति दी है। उनके द्वारा लिखी गई कविताएं या अन्य विधाओं में किया गया सशक्त लेखन हिंदी साहित्य की अनमोल धरोहर है। स्वतंत्रता के बाद नारी लेखन में पूर्व से भी अधिक मुक्ति के स्वर उभरे। नारी भावनाओं की यह अभिव्यक्ति जो कई सदियों से भीतर ही भीतर छटपटा रही थी, नारी लेखन में अभिव्यक्त होने लगी। नारी ने नारी की पीड़ा को समझा और उसे शब्द दिए। यह एक पुरुष, क्योंकि नारी के मनोभाव उस गंभीरता से नहीं समझ सकता, इसीलिए नारी ने ही अपने वर्ग की समस्त व्यथा को लिखा। मन्नू भंडारी, उषा प्रियमवदा, चंद्र किरण, शशि प्रभा शास्त्री का लेखन नारी अस्मिता की खोज के स्वर हैं। नारी द्वारा साहित्य सृजन जहाँ स्वांतः सुखाय है तो वहीं यह सर्वजन हिताय भी है। नारी साहित्य इस परिवर्तक युग का कल्याण हेतु और सेतु है। यद्यपि महिला लेखन आज स्पर्धा के युग में चुनौतीपूर्ण है, तथापि वह अपने प्रत्येक स्थिति का सामना करने में सक्षम है। उसे किसी वैशाखी की आवश्यकता नहीं है, अपितु वह स्वयं मार्ग खोजकर समयशिला पर अपने हस्ताक्षर कर रही है। वह अपने ढंग से प्रतिष्ठित होने हेतु संघर्षशील रही है। इसलिए विरोध, अवरोध, तिरस्कार और बहिष्कार को पराजित करके उसे आगे आने से कोई नहीं रोक सकता। तब ही समाज और राष्ट्र के प्रति अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह और अपनी सार्थकता को सिद्ध कर सकती है। सृजन के क्षेत्र में गतिशील स्त्री को अपना संघर्ष स्वयं करना है, किंतु यह संघर्ष पुरुष वर्ग के विरुद्ध न होकर व्यवस्था के अंतर विरोधों और पुरुष प्रधान समाज से
निकले नारी विरोधी अवमूल्यों के प्रति होना चाहिए। समाज व अपनी संस्कृति से जुड़ी वर्तमान परिवेश की चुनौतियां स्वीकार करके ही महिला सृजन सफल हो रहा है और भविष्य में भी होता रहेगा। वर्तमान काल में नारी समता की एक नई चेतना भारतीय समाज में व्याप्त हुई है और बहुत प्रसन्नता और आनंद का विषय है कि स्त्री लेखन की चर्चा अब अपने यौवन पर है। यह निश्चय ही महिला रचनाकारों के बढ़ते महत्व को रेखांकित करता है। भारतीय संस्कृति में नारी को प्राचीन काल से ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। वह शिव भी है, वह शक्ति भी है, वह ऐसे सभी कार्य कर सकती है जो एक पुरुष करता है, अपितु वह अनेकशः पुरुष से भी अधिक कार्य कर लेती है। आज अनेक महिला साहित्यकारों ने अपने समर्पण द्वारा यह सिद्ध किया है कि वे पुरुषों से किसी भी प्रकार पीछे नहीं हैं और यूं तो अनेक भारतीय भाषाओं के साहित्य में अनेक महिला साहित्यकारों ने जो योगदान दिया है उनके नामों की एक लंबी सूची है, किंतु यदि केवल हिंदी साहित्य की बात करें तो इसमें मन्नू भंडारी, महादेवी वर्मा, कृष्णा सोबती, अमृता प्रीतम, गौरापंत शिवानी, मैत्रेयी पुष्पा, चित्रा मुदगल, ममता कालिया इत्यादि जैसे नामों की एक लंबी सूची है जो हिंदी साहित्य को सुसंपन्न बनाती है। आशा है कि आने वाले समय में महिला साहित्यकारों की लेखनी से ऐतिहासिक साहित्य का सृजन होगा।